हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिवीज। और आज हम फिलोसॉफी का सारे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को वन बाय वन करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्वेश्चंस करते हैं। फिलोसॉफी को पढ़ते तो है, समझते तो है, जब क्वेश्चंस आता है लगता है कि सभी फिलोसॉफी राइट हो सकती है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपने फिलोसॉफी को अपने लाइफ में उतारा नहीं है, अपने लाइफ से जोड़कर देखा नहीं है। फिलोसॉफी को लाइफ के हर पहलू से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम एसएसबी एग्जाम को भी फिलोसॉफी के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे 6-7 हजार बंदे फॉर्म फिलअप करते हैं, कम से कम 5,000 लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन पोस्ट कितना है? 56 पोस्ट है। उसका 3 टाइम्स ही एसएसबी बुलाएगा, यानी कि 168% को बुलाएगा। 6,000 से 168 1% भी नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन होने के चांसेस या फिर इंटरव्यू में आने तक 1% भी नहीं आएंगे, यानी कि 0.003% आ रहे हैं। तो पाने की संभावना बहुत ही कम है। ये रियलिटी है। ये ऐसे करके वो लॉजिक देंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रियलिस्ट। ओके, रियलिस्ट क्या करते हैं? रियलिस्ट रियलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत करो तो इसी 56 में आपको सिर्फ एक ही सीट लेना है, एक ही पोजीशन एक्वायर करना है। तो एक पोजीशन आप एक्वायर कर सकते हो थ्रू मेहनत के द्वारा, थ्रू प्रिपरेशन के द्वारा। अच्छे प्रिपरेशन हो तो कितने भी पोस्ट हो जाए आपको मिलना ही मिलना है। ओके, ये हो गए पहले टाइप का। एक टाइप के ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि प्रिपरेशन के पहले मेरे पास सारे बुक्स होने चाहिए। वो क्या करते हैं? बुक्स जब परचेज कर लेते हैं, बुक्स जब कलेक्ट कर लेते हैं, बुक्स जब उनके हाथों में आ जाता है तो वो सोचते हैं कि बस अब ठीक है, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? इस बुक्स को 3 दिन पढ़ना है, उस बुक्स को 4 दिन पढ़ना है, ये बुक्स को 5 दिन पढ़ना है, ऐसे करके शेड्यूल बना लेंगे। उसी के आधार पे पढ़ते हैं और बेटर भी करते हैं। ऐसे बंदों को कहा जाता है आइडियलिस्ट, क्योंकि आइडियलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस। थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस, वो पहले थ्योरी की बात करेंगे, प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म्स की बात करेंगे, पहले सेट ऑफ रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करने की बात करेंगे। ओके, तो ये हो गए आइडियलिस्ट। ऐसे भी बच्चे होंगे। और एक किस्म के बच्चे होंगे जिनके पास कुछ कुछ बुक्स होंगे, बहुत सारे बुक्स नहीं होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? वो टाइम के फ्लो में चलेंगे, नेचर की फ्लो में चलेंगे। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस करते करते चलेंगे, सोचते समझते चलेंगे। टाइम जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, उनको पीडीएफ मिलता जाएगा, या फिर कोई ग्रुप में जुड़ गए, एजुकेशन ग्रुप हो गया, या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, किसी भी ग्रुप में जुड़ते जुड़ते वो बहुत कुछ सीखते जाएंगे और नेचुरली वो फ्रीडम के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बंदे हो जाएंगे नेचुरलिस्ट, क्योंकि ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, ये नेचुरली जा रहे हैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गए नेचुरलिस्ट। फिर कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे बड़े बड़े बुक्स नहीं चाहिए, मुझे नेचुरली भी जाना नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए नोट्स चाहिए, मुझे पिन पॉइंटेड नोट्स चाहिए, मुझे PYQ चाहिए, मुझे MCQ सेट चाहिए। उसको लगाते लगाते, उसको प्रैक्टिस करते करते मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। यानी कि वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं यूटिलिटी की बात। जो चीज काम में आ रहा है, जो टॉपिक मेरे काम में आएगा, उसको ही पढ़ना है, बाकी इजुल फिजुल की चीजें पढ़ना नहीं है। ये हो जाएंगे प्रैग्माटिस्ट। प्रैग्माटिस्ट क्या कहते हैं? यूटिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो ये हो गए प्रैग्माटिस्ट। और एक किस्म के बच्चे होते हैं, और एक किस्म के जो बहुत ही यूनिक होते हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमने +2 में एजुकेशन किया है, हमने +3 में एजुकेशन किया है, हमने PG में एजुकेशन किया है, लगभग 5-7 साल हमने एजुकेशन पढ़ा है, हमको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ हम जानते हैं। कुछ में डाउट है, कुछ में वीकनेसेस है, बस उस वीकनेसेस को दूर करना है, उस डाउट को दूर करना है, और जो हमें समझ में आया है उसको और स्ट्रेंथन करना है। आई एम द मेजर ऑफ एवरीथिंग, ह्यूमन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, मैं एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाऊंगा। मैं ही एग्जिस्टेंस हूँ और मैं ही अपना एसेंस क्रिएट करूंगा, मैं ही अपना भाग्य निर्माण करूंगा। मेरे पास चॉइसेस है। जो चॉइसेस की बात करेगा, जो एसेंस की बात करेगा, जो एग्जिस्टेंस की बात करेगा, वो हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो ऐसे बच्चे भी होंगे एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो देखो, ऐसे करके अगर आप फिलॉसफी को लाइफ के साथ जुड़ना आ गया, फिलॉसफी को लाइफ के साथ जोड़ पाते हो, तभी आपको फिलॉसफी अच्छे तरह से मालूम होगा, अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो इसी वीडियो में हम फिलॉसफी को लाइफ से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
आज पढ़ेंगे हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। उससे पहले हमने जो पहले वीडियो डाला था उसमें फिलॉसफी क्या है, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डिस्कस किया हुआ है। फिलॉसफी और एजुकेशन क्या क्या रिलेशन है, एजुकेशनल फिलॉसफी के रिलेटेड कौन कौन से कोर्स क्वेश्चंस में आते हैं और क्या आ सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारा डीप डिस्कशन हुआ है। उसके साथ साथ फिलॉसफी का जो ब्रांचेस वगैरह है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, उसका भी बहुत ही डीप में डिस्कशन किया गया है। जो बच्चे मिस कर गए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिलॉसफी के ऊपर आपका 20 क्वेश्चंस आने वाला है। एसएसबी एग्जामिनेशन में, एसएसबी डिग्री लेवल का लेक्चरर में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ के चाहिए ताकि एग्जाम क्रैक कर पाए। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि सारे वेस्टर्न फिलॉसफी को हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं और लंबा होने वाला है, तो पेशेंस लेके बैठिए। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात करें तो थेल्स को कहा जाता है ये है फिलॉसफी का फादर, ये है पहला फिलोसोफर कहा जाता है थेल्स को, जिन्होंने पहले आइडिया दिया कि ये यूनिवर्स किससे बना है, ये यूनिवर्स पानी से होके बना है, ये सारा कुछ पानी से होके बना है। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि पानी के आधार पर, वाटर के आधार पर दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो वे वेस्टर्न फिलॉसफी को अगर हम पीरियड के हिसाब से बात करें तो ये 3 हिस्से में डिवाइड होगा, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ये तीनों पीरियड को भी थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं ताकि वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स को जानने में सहूलियत हो, इजी बने। ओके, तो एंशिएंट क्या है? एंशिएंट अगर हम देखें तो एंशिएंट मेनली 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक इसका टाइम पीरियड है। और ये ज़्यादातर कौन से चीज़ में इम्फासिस करते हैं? ये ओंटोलॉजिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, ये दुनिया का अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कौन चला रहा है, ये सारे कुछ एंशिएंट जो थिंकर्स थे, एंशिएंट फिलोसोफर थे, वो इसका आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो एंशिएंट कौन हो जाएंगे? थेल्स हो जाएंगे, हेराक्लेटस हो जाएंगे, परमेनाइड्स हो जाएंगे, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे नाम आएंगे। ये सारे नाम हमारे फिलॉसफी में आएंगे, हमारे आइडियलिज्म में बहुत कुछ नाम आएंगे। प्लेटो आएंगे, सोक्रेटिस आएंगे, परमेनाइड्स आएंगे, हेराक्लिटस भी आएंगे। ओके, थेल्स भी आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे आगे जा। फिर मिडिवल पीरियड, इसको कहा जाता है डार्क पीरियड ऑफ फिलॉसफी। ये डार्क एजेस है, ये 5th सेंचुरी एडी से 16th सेंचुरी एडी तक इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पर ज़्यादातर 2 ही बातें हो रही थी, फेथ एंड रिलीजन। फेथ एंड रिलीजन के ऊपर ज़्यादातर इम्फासिस हुआ है। ये ज़्यादातर रिलीजन की बात करेगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा। और जो ग्रेट फिलोसोफर हो जाएंगे, ऑगस्टीन हो गए, थॉमस एक्विनस हो गए, एंसेलम हो गए। ओके, ये हो गए मिडिवल पीरियड के, ज़्यादातर ये धर्म की बात करेंगे। ओके, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड होता है, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है रेनेसा पीरियड से, यानी कि 17th सेंचुरी से अब तक 20th सेंचुरी तक। ओके, तो ये हो गए मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड ज़्यादातर क्या करेंगे? एपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, रीजन की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे। ओके, तर्क के द्वारा ही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ये मॉडर्न फिलोसोफर है। तो ये क्या बात करेंगे? तो प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज की बात करेंगे। तो कौन कौन से फिलोसोफर है? जैसे कि डेकार्ट हो गए, स्पिनोजा हो गए, लीबनिज हो गए, ये सब रैशनलिस्ट है, तर्क की बात करेंगे, रीजन्स की बात करेंगे। फिर कुछ कुछ होंगे जो एक्सपीरियंस की बात करेंगे, वो हो जाएंगे जॉन लॉक, ह्यूम, बर्कले, ये एम्पिरिसिस्ट है। ओके, कुछ कुछ होंगे जो पॉलिटिकल सिनेरियो के आधार पर फिलोसफी की बात करेंगे, जैसे कि रूसो हो गए, हॉब्स हो गए, मील हो गए, ये पॉलिटिकल फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर जर्मन के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो कि फिलोसफी को बहुत सारा नॉलेज कंट्रीब्यूट किए हैं, वो हो जाएंगे जर्मन आइडियलिस्ट, जैसे कि इमानुएल कैंट हो गए, फिश्चे हो गए, हीगल हो गए, शोपेनहावर हो गए। ये शोपेनहावर को हम फिर पढ़ेंगे कहाँ पर? जब वेदांत फिलोसफी पढ़ेंगे। ये कहेगा कि उपनिषद आर द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड सोलेस ऑफ माई डेथ। बहुत सारा ये क्या करेगा? शोपेनहावर बहुत सारा लिटरेचर पढ़ेगा, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब भारत की वो उपनिषद को पढ़ेगा, वो खुद कहेगा कि इट इज़ द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट इज़ द सोलेस ऑफ माई डेथ। अगर किसको पढ़ के मुझे शांति मिली है तो वो है उपनिषद, ये कहेगा। इसको भी हम पढ़ेंगे वेदांत फिलोसफी में। ओके, फिर हो गए एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन है? सोरेन कीगार्ड है, फ्रेडरिश नीत्शे है, जीन पॉल सार्त्रे है, हाइडेगर है, जो कि एसेंस की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। ये सबको भी हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में पढ़ेंगे। फिर हो गए प्रैग्माटिस्ट। प्रैग्माटिस्ट क्या करेंगे? प्रैग्माटिस्ट यूटिलिटी की बात करेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ओके,
और ये हो जाएंगे प्योर से हो जाएंगे विलियम जेम्स, जॉन डीवी, ये सब प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर आएंगे। और फिर होंगे एनालिटिकल फिलोसॉफी, जो कि रसल हो गए, मूड्स हो गए, विटिंगस्टन हो गए, ये सब एनालिटिकली फिलोसॉफी को डिफाइन करेंगे। फिर हो गया लैंग्वेज फिलोसॉफी, जो भाषा के आधार पे फिलोसॉफी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, वो ऑस्टिन है, विटगिंस्टन है, ये सारे कुछ मॉडर्न फिलोसोफर है। तो ये है जस्ट ओवरव्यू करेंगे कि वेस्टर्न फिलोसॉफी कैसे हुआ है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के हिसाब से। तो अब स्टार्ट करेंगे हम आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म, फिर रियलिज्म, रियलिज्म के बाद प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारा कुछ हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले है आइडियलिज्म। ओके, आइडियलिज्म हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल कोट के साथ। ये हॉर्न का कोट है, और हॉर्न क्या बता रहे हैं? एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म इज एन अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइंड। ओके, हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते, हम सेल्फ को रियलाइज करने की कोशिश करते। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ आवर सेल्फ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सेल्फ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर सेल्फ। हम खुद की रियलिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जानने की जब कोशिश करेंगे वो हो जाएगा आइडियलिज्म। जब हमको पता चल जाएगा वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रेट माइंड, उस यूनिवर्सल माइंड का हम सब पार्ट है। जैसे कि हम इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से कहते हैं हम सब भगवान के अंश है, हम सब परमात्मा के अंश है, ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या बताएगा? खुद के बारे में बताएगा, आत्मा के बारे में बताएगा, आइडिया के बारे में बताएगा। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन। तो आइडियलिज्म को कहा जाता है ये है सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी, जो पहला फिलोसॉफी है, जब सबसे पुरातन फिलोसॉफी है वो है आइडियलिज्म। ओके, ये फोकस करता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है आइडियलिज्म। और फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है प्लाटो को। फादर ऑफ फिलोसॉफी हो गए थेल्स, और ये फादर ऑफ आइडियलिज्म हो गए प्लेटो। आइडियलिज्म आया है दो शब्द से, आइडिया और इज्म। आइडिया की ये बात करेगा, आइडिया, तो आइडिया क्या है वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। आइडियलिज्म का जो आइडिया वर्ड है, आइडिया का रूट वर्ड है आइडीन, जो कि है एक ग्रीक वर्ड, और आइडीन का मतलब टू सी, देख पाना। जैसे हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, दृश्यते अनेन इति दर्शन, वेरियस व्यू पॉइंट से हम जब दुनिया को देख पाते हैं वही वास्तव में दर्शन है। तो आइडिया भी वही वर्ड को बता रहा है, हम राइट प्रोस्पेक्टिव्स को देख पाए, उस एसेंस को देख पाए, उस मूल सत्ता को देख पाए जो कि सब में विद्यमान है, वही हो जाएगा आइडीन और आइडियलिज्म। ओके, इट टॉक्स अबाउट आइडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात करेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया की बात करेगा, आइडिया की ही बात करेगा। तो क्या है आइडिया वो भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो प्रोपोनेंट्स है, इसका जो प्रोपाउंडर्स है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, डेकार्ट हो गए, स्पिनोजा, लिबनिज, कैंट, फिश्चे, हिगेल, ये सब वेस्टर्न आइडियलिस्ट है। इंडियन आइडियलिस्ट अगर हम हिसाब करेंगे तो शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, गांधी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद, राधा कृष्णन, ये सब हो जाएंगे आइडियलिस्ट। टैगोर भी आइडियलिस्ट है। ओके, टैगोर भी कुछ कुछ नेचुरलिस्ट भी है और आइडियलिस्ट भी है, दोनों के ये फ्यूजन है। ओके, तो ये सारे हो गए इंडियन आइडियलिस्ट। ओके, तो आइडियलिज्म का फीचर्स क्या है? ये कहते हैं कि दुनिया आइडिया से बना है, आइडिया इज द ओनली एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये दुनिया आइडिया से ही बना है, और आइडिया ही इटर्नल है, आइडिया ही अनचेंजेबल है, और आइडिया ही वर्थ नोइंग रियलिटी है। तो क्या है ये आइडिया, और आइडिया का कॉन्सेप्ट कैसे प्लाटो दे रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ओके, तो ये जो आइडिया का आइडियोलॉजी है, प्लाटो के एक बुक है। ओके, प्लाटो का एक बुक है थ्योरी ऑफ आइडिया। ओके, ये थ्योरी ऑफ आइडिया में प्लाटो ने अच्छे से आइडिया को डिफाइन किया है, उसको भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं ताकि हम आइडियलिज्म को बेटर से समझ सके। ओके, तो क्या है थ्योरीज ऑफ आइडिया? प्लेटो को अगर हम पढ़ेंगे तो प्लेटो दो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और वो दो कॉन्सेप्ट दो बड़े बड़े थिंकर्स के हैं, जो कि है हेरेक्लेटस, एक है हेरेक्लेटस और दूसरे है पार्मेनाइड्स। ये दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आइडियलिज्म अच्छे में समझ आएगा। आइडिया क्या है, आइडिया का वर्ल्ड क्या है, ये सारे कुछ आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। ओके, पार्मेनाइड्स। तो हेरेक्लेटस क्या कहता है? हेरेक्लेटस कहता है दुनिया में हर चीज परिवर्तन हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप
कोई भी ऐसा चीज नहीं बता पाओगे जो कि परिवर्तन नहीं होता। ये कहेगा दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे चीज होगा आप बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आप खुद भी देखो, कुछ भी आप देखो, पेड़ देख लो, पौधा देख लो, इंसान देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, इट इज़ चेंजिंग। हर वक्त वो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब टाइम के हिसाब से हो गया या फिर समय के हिसाब से हो गया, ये परिवर्तन होगा ही होगा। जिसको आप देख रहे हो वो 10 बरस बाद वैसा नहीं रहेगा, 20 बरस बाद वैसा नहीं रहेगा, 30 बरस 40 बरस बाद वैसा नहीं रहेगा। चेंज होगा ही होगा। चेंज इज़ द ओनली रियलिटी। एवरीथिंग इज चेंजिंग। इसीलिए ये बहुत ही फेमस कोड देता है, यू कैन नॉट डाइव इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक ही नदी में दोबारा कूद ही नहीं सकते। क्यों क्यों ये बोल रहा है? जिस पानी में आप कूदे हैं वो पानी तो बह गया है, जिस समय आप कूदे हैं वो समय तो बह गया है। 9:38 में आप कूदे थे, अब 9:38 वही डेट का नहीं आएगा, वो तो चला गया। जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया उससे पहले जो आप थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि आप कूदने से पहले आपको कूदने का एक्सपीरियंस नहीं था। अब जब आप कूदने के बाद आप हो, उन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अभी अनुभूति है, तो आप नहीं रहे। तो आप में भी चेंज आ रहा है, सभी में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट डाइव इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। तो इसका मतलब है शाश्वत क्या है? परिवर्तन ही शाश्वत है। चेंज इज द ट्रूथ, जिसको लेके बाद में कौन फिलोसफी आएगा? प्रैग्मेटिज्म आएगा। प्रैग्मेटिज्म में भी यही कहते हैं, चेंजेबल ट्रूथ, चेंज इज द ट्रूथ। इसके फिलोसफी को लेकर ही वो बताएंगे। तो ओके, तो परमानाइट्स क्या कहते हैं? परमानाइट्स कहते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये कहेंगे सब कुछ तो बदल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें है जो कभी नहीं बदल रहा है। कुछ तो परमानेंट चीजें है जो कि आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। ट्री इज चेंजिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री विल रिमेन। इनका बहुत ही फेमस कोट है ये। क्या? ट्री तो चेंज हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से और बड़ा हो रहा है, बड़े से फिर लास्ट में बूढ़े होके उसका डिके हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ट्री का कॉन्सेप्ट, अगर बरगद का पेड़ मर भी जाए तो बरगद का कॉन्सेप्ट रहेगा ही। इंसान अगर मर भी जाए तो इंसान का कॉन्सेप्ट रहेगा ही। वो कॉन्सेप्ट ही परमानेंट है। वो चीज होगा या नहीं होगा, इट डजेंट मैटर, लेकिन कॉन्सेप्ट सालों साल रहेगा और वो साल रहेगा, हर दम रहेगा। ये परमानेंस की बात करता है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को प्लाटो लेके आएंगे और अपनी थ्योरीज ऑफ आइडिया देंगे। ये जो दुनिया आप देख रहे हो, ये जो चेंज हो रहे हैं, हम अगर एक एग्जाम्पल ले तो काऊ काऊ को हम देखें, छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होकर ख़त्म हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। ये भी वेराइटीज़ में है। वेराइटीज़ में कलर के आधार पर वेराइटीज़ हो गए, जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर वेराइटीज़ हो गए, हाइट के आधार पर, वेट के आधार पर, परसेप्शन यानी कि लुक्स के आधार पर, बहुत सारे आधार पे काऊ भिन्न भिन्न है, काऊ में डिफरेंसेस है। लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ है, उनमें एक परमानेंस चीज़ है, वो हो गया काउनेस। कैसे हम देख के बता पा रहे हैं कि ये काऊ है? कुछ तो कॉमन फीचर्स काऊ में होना चाहिए, कुछ तो कॉन्सेप्ट उनमें होना चाहिए, कुछ तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स उनमें होना चाहिए, जिसको देख के चाहे काली हो या लाल हो या कोई भी कलर का हो, हम देख के बता पाए कि ये काऊ है। दैट इज कॉल्ड एज काउनेस। वो यूनिकनेस को वो बता रहे हैं ये परमानेंट है। चाहे गाय हो या ना हो, चाहे गाय एग्जिस्ट करता हो या ना हो, वो काउनेस हमेशा रहेगा। और उसको वो नाम देते हैं, ये है आइडिया। ये है आइडिया। गाय होगा नहीं होगा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये हरदम रहेगा, काउनेस हरदम रहेगा, गवत तो हरदम रहेगा। गाय हरदम नहीं रहेगा, गवत तो हरदम रहेगा। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। ऐसे चीज़ें बहुत है, काऊ है, टाइगर है, ह्यूमन है, थिंग्स है, सारे के सारे हम इस दुनिया में ही देख रहे हैं। ये इस दुनिया में मौजूद है और ये डिकॉय होगा, ये चेंज होगा, ये नष्ट होगा। इसका आरंभ है, इसका शेष भी है, लेकिन इसका कोई ना आरंभ है ना शेष है। ये इस दुनिया में रहने वाला चीज़ नहीं है। काउनेस अब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन काउनेस तो आधार है, बेस है, कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है। उन्होंने नाम दिया, यही आइडिया है। और ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्होंने इनके लिए दो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया। ये काऊ का जो वर्ल्ड है, आप जो देख पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, 5 इंद्रियों के आधार पर आप जान पा रहे हो, ये काऊ ये वर्ल्ड में रहता है। इसको वो नाम देते हैं वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट।
वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक वर्ल्ड है। और ये वर्ल्ड जो है ये है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, इसको कहते हैं वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। ओके, ये इंद्रियातीत दुनिया है, इंद्रियों के परे की दुनिया है। आप कभी भी काउनेस को टच नहीं कर सकते, काउनेस को आप फील नहीं कर सकते, काउनेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, ये 5 सेंसेस के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा आप कभी भी आइडिया के वर्ल्ड को देख नहीं सकते। केवल और केवल हम रीजन्स के द्वारा ही आइडिया के वर्ल्ड को जान सकते हैं। ओके, तो ये दो जो वर्ल्ड हो गए इसको कहते हैं डाइकोटोमी ऑफ द वर्ल्ड। प्लेटो क्या कर रहे हैं, डाइकोटोमी ऑफ द वर्ल्ड बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं आइडिया का वर्ल्ड सबसे सुपीरियर है क्योंकि ये नष्ट नहीं होगा। आप ऐसे करके सोच सकते हो कि डायनासोर अभी नहीं है, लेकिन डायनासोर हम पढ़ रहे हैं, डायनासोर एक ऐसा प्रजाति था, ऐसा था, वैसा था, इसका आकार ऐसा था, ये हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसका आइडिया अभी भी है, आइडिया अभी भी है। उसका कॉरेस्पॉन्ड ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आइडिया ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। आप ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि टेलीविज़न जब डिस्कवर नहीं हुआ था, 1920 के पहले टेलीविज़न नहीं था, उसके बाद ही टेलीविज़न आया है, लेकिन टेलीविज़न का आइडिया था, इसीलिए तो वो आइडिया किसी के माइंड में आया, जॉन लोजी बेयर्ड के माइंड में आया और उन्होंने 1924 या 25 में क्या कर दिया, टेलीविज़न का आविष्कार कर दिया। तो आइडिया हमेशा रहता है, चाहे उसका ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, वो आइडिया हमेशा रहता है। तो आइडिया हो गया इटर्नल, हो गया शाश्वत, हो गया, वो कभी भी बदलता नहीं है। आइडिया परमानेंट हो गया, आइडिया कभी भी पेरिस नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। चाहे देखो आप टीवी नष्ट हो जाएगा, काऊ नष्ट हो जाएगा, ह्यूमन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आइडिया ऑफ ह्यूमन है, आइडिया ऑफ टीवी है, आइडिया ऑफ काऊ है या कि काउनेस है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। अगर नष्ट नहीं होगा तो वो इस दुनिया का नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसीलिए इसको वर्ल्ड ऑफ मोर्टल कहा जाता है। ये मोर्टल है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आएगा वो नष्ट होगा, लेकिन एक दुनिया अलग भी है जो कि नष्ट नहीं होगा, वो हो गया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ट्रांसडेंटल वर्ल्ड उसको नाम देते हैं प्लेटो। ओके, तो अभी हम इसके पास आएंगे और देखेंगे इसका क्या फीचर्स है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइडिया, ये वर्ल्ड आइडिया से ही बना है, आइडिया ही इटर्नल है, अनचेंजेबल है। आइडिया को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब आप उस एसेंस को जान जाओगे, जो एसेंस कभी बदलता नहीं है, उसके ऊपर ही आपका ध्यान जाएगा। क्योंकि आप अगर जो नष्ट होने वाला है उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप डिसेप्टिव हो सकते हो। ओके, क्योंकि वो चीज़ें ही आपको डिसेप्टिव करेगा। अगर आप एसएसबी के आधार पे देखो तो आपके लिए परमानेंट क्या है, आपका नॉलेज परमानेंट है। जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हो गया, थ्रू बुक्स के द्वारा हो गया, थ्रू पीडीएफ के द्वारा हो गया, जो नॉलेज आप अटेंड कर रहे हो ना, जो नॉलेज आप ले रहे हो, ये नॉलेज ही आपके साथ जाएगा, ये नॉलेज ही आपको काम में आएगा। जब आप लेक्चर बनोगी तो कौन सा काम आएगा, कोई क्वेश्चंस काम नहीं आएगा, कोई चीज़ काम नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉलेज। आपको नॉलेज ही काम आएगा, आपका नॉलेज ही आपको आगे लेगा, बच्चों को और बेटर क्लैरिफाई करने के लिए आपका नॉलेज ही काम आएगा। तो ये नॉलेज ही आपका क्या हो गया, की फीचर्स हो गया। आप फिर डाइकोटोमी ऑफ वर्ल्ड, वो कह रहे हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके आप अगर देखो तो ये हो गया, ऊपर में हो गया वर्ल्ड ऑफ आइडिया और नीचे में हो गया वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बताते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया का सारे के सारे कॉपीज़ कहाँ है, नीचे है। ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड में आइडिया के सारे कॉपी है। यहाँ पर कामधेनु गाय है, हमारे कॉन्सेप्ट में हम क्या सोचते हैं, कामधेनु गाय है, उसका एक कॉपी यहाँ है, बहुत सारे गाय है। तो वो एक वर्ड यूज करते हैं, दिस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट आर नथिंग बट द इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द परफेक्ट आइडियाज। ओके, तो इस आइडिया में जो चीज़ें आप देख रहे हो वो सारे के सारे परफेक्ट है, लेकिन उसका कॉपी यहाँ पर जो हो रहा है वो वैसा थोड़ा बहुत चेंजेस हो के हो रहा है, पूरा वैसे कि वैसे नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें भी हो रहा है। उसको वो बोल रहे हैं इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द परफेक्ट आइडियाज। ओके, तो इसीलिए ये वर्ल्ड हो गया सुपेरियर, ये वर्ल्ड हो गया इन्फेरियर। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया इन्फेरियर और आइडिया का वर्ल्ड हो गया सुपेरियर। इसीलिए वो बोल रहे हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज मच सुपेरियर देन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एंटायर वर्ल्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज। आइडिया से ही ये सारा दुनिया बना है, आइडियाज का ही सब कुछ एक्सटेंशन है।
क्योंकि आप जो भी देखोगे उसका जब एसेंस को ढूंढोगे, आप गाय देख रहे हो या फिर आप इंसान देख रहे हो या फिर आप स्कूल देख रहे हो या फिर डॉक्टर देख रहे हो या फिर घर देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, उसका अगर मूल तत्व ढूंढोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो चीज नष्ट नहीं होगा वो है उसका आइडिया। ओके, तो आइडिया ही परमानेंट है, आइडिया का ही सब कुछ विस्तार है। एवरी इंडिविजुअल माइंड इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। और ये किसका पार्ट है? ये यहाँ से पार्ट होके आ रहा है। आप यहाँ पर काऊ देखोगे तो काऊ किसका पार्ट है? इसका कॉपीज है। ओके, इसका ही सब कुछ कॉपीज है, आइडिया का, वर्ल्ड का ही सब कुछ कॉपीज है। ओके, अगर आप इंडियन सिनेरियो में देखोगे, ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट, हम दो कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये इस दुनिया, ये जो दुनिया दिख रहा है ये मरणशील दुनिया है, और एक दुनिया है जहाँ पर कोई नहीं मरता, वो हो गया स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग हम बोलते हैं। यहाँ पर एक गाय है, जो गाय मरेगा, और जो गाय लिमिटेड है, ये गाय क्या करेगा? 5 लीटर देगा या 10 लीटर या 15, इसका कोई लिमिट है, 3 4 5 जो भी है वो एक लिमिट है। लेकिन यहाँ जो गाय है, कामधेनु गाय जो हम कहते हैं, वो गाय का कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी मांग लो वो सब कुछ फुलफिल करेगा, ये कभी नहीं मरेगा, ये अमर है। तो ये क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये डाइकोटोमी ऑफ द वर्ल्ड को बता रहा है। ये वर्ल्ड सबसे सुपेरियर है और ये वर्ल्ड इन्फेरियर है, यही बता रहा है। ओके, तो वर्ल्ड हैज़ ए मीनिंग एंड पर्पस, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से समझ लो। वर्ल्ड हैज़ ए मीनिंग और पर्पस, ये नेचुरली बना नहीं, जो नेचुरलिस्ट कहते हैं वर्ल्ड ऐसे बन गया है, बिग बैंग थ्योरी ऐसे करके था, ऐसे ब्लास्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके फिर अर्थ बना, अर्थ से फिर पानी बना, पानी से फिर जेली बना, जेली से फिर बाकी स्पीसीज बने और लास्ट में ह्यूमन बने, ऐसे करके इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट बताते हैं कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्या हुआ है? वर्ल्ड जो बनाया गया है, जो बनाने वाला है, वो एक पर्पस के लिए बनाया है। ओके, उस पर्पस को हमको ढूंढना है। तो वर्ल्ड हैज ए मीनिंग, वर्ल्ड हैज ए पर्पस। ओके, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज इनएडेक्वेट, जो मैकेनिकली वो बता रहे हैं कि ऐसे बिग बैंग थ्योरी से हो गया, वो एडेक्वेट नहीं है, एडेक्वेट नहीं है। क्योंकि अगर बिग बैंग थ्योरी को आप देखोगे तो पहले स्टेबल था, फिर उसमें इंस्टेबिलिटी आई और फिर एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे करके साइंटिस्ट बता रहे हैं। लेकिन कैसे, क्यों इंस्टेबिलिटी आया, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये थ्योरी क्या कर दे रहे हैं? आइडियलिस्ट जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अरे आप खुद ही बता नहीं पा रहे हो कि क्यों इंस्टेबिलिटी है, वो तो खुद ही स्टेबल था, और स्टेबल जो होता है उसमें इंस्टेबिलिटी आएगा ही नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई इसको फोर्स नहीं करेगा। न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं ना, 3 लॉ में एक लॉ क्या है? एक लॉ होता है जब तक आप किसी स्थिर वस्तु को फोर्स नहीं डालोगे वो गतिशील नहीं होगा, लॉज ऑफ इनर्शिया जो होता है। तो अगर ब्रह्मांड स्थिर था तो इंस्टेबिलिटी कैसे है? कोई तो इसको हिलाया, कोई तो फोर्स था, कोई तो फोर्स उसके अंदर गया जो कि इसको इंस्टेबल किया, इंस्टेबल हुआ, इसीलिए तो वो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे करके आइडियलिस्ट बताएंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो एडेक्वेट नहीं है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साइकोलॉजी इज एन इनकम्प्लीट साइंस, ये इनकम्प्लीट साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है। जो आप माइंड के बारे में बता रहे हो, स्टडी ऑफ माइंड बोल रहे हो, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट को आधार पे आप बता रहे हो, ये कंप्लीट नहीं है। आपको आइडिया को जानना पड़ेगा, आपको इटर्निटी को जानना पड़ेगा, आपको आत्मा को जानना पड़ेगा, तभी साइकोलॉजी कंप्लीट होगा। ओके, इसीलिए साइकोलॉजी को वो कहते हैं ये इनकम्प्लीट साइंस है। ओके, फिर हो गया, फिर कुछ और भी प्रिंसिपल्स है। कोहेरेंस इज द क्रिएशन ऑफ ट्रूथ। ओके, कोहेरेंस की बात करते हैं। ये एक्चुअल ट्रूथ क्या है? एक्चुअल ट्रूथ हो जाता है जो कभी चेंज नहीं होगा, जो परमानेंट है, वो है आइडिया। आइडिया के द्वारा ही हम ट्रूथ को जान पाएंगे, ये आइडियलिज्म ही कहता है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, कोहेरेंस इज द क्रिएशन ऑफ ट्रूथ। ओके, कोहेरेंस के द्वारा ही हम ट्रूथ को जान पाएंगे। ओके, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन, ही इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, मैन ही बेस्ट क्रिएशन है। ओके, यहाँ पर और एक भी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन जो आता है, मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल नॉलेज जब कह देगा ये एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जाएगा, मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल नॉलेज। ओके, लेकिन मैन इज द बेस्ट क्रिएशन, ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा आएगा तो ये आइडियलिज्म ही होगा, क्योंकि मैन ही सेंटर है, मैन ही तर्क के द्वारा आइडियाज़ को जान पाएगा, आइडिया के वर्ल्ड को जान पाएगा, क्योंकि इसके पास रीज़न है,
थ्रू रीजनिंग हम क्या कर पाएंगे, उस परम सत्ता को जान पाएंगे, उस परम तत्व को जान पाएंगे, नेचर ऑफ रियलिटी को हम अनुभव कर पाएंगे। ओके, इसीलिए मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन कहा जा रहा है। ओके, मैन एक स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग, ये आध्यात्मिक सत्ता है और इसके पास एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि इसको और बेटर कर सकता है और एक्सपांड कर सकता है और बेस्ट बना सकता है। इसीलिए हम जब हम विवेकानंद को पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन विद इन अस। हमारे अंदर जो डिवाइन परफेक्शन है उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना ही एजुकेशन है। तो हमारे अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स है, उस पावर्स को जान पाना, उस पावर्स को यूज कर पाना फॉर द सेक ऑफ आवर सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, यही वास्तव में रियलिटी है। और ये कौन कहता है, ये कहता है आइडियलिज्म। ओके, इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर होली लाइफ, एक बेटर लाइफ की तरफ, एक होली लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है चाइल्ड की। ओके, और इसका जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ये है, कुछ कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 क्वेश्चंस दे देंगे, 3 कॉन्सेप्ट देंगे और एक कॉन्सेप्ट अलग फिलोसॉफी का दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका एक कॉन्सेप्ट है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे साधे रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो थॉट प्रोसेस होगा बहुत ही हाई होगा, लेकिन वो दिखने वाले सादा सीधे ही होते हैं। ओके, तो ये हो गया फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म। फिर हो गया मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। क्या है इसका मूल तत्व, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या कहता है, आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आइडिया ही तो है, आइडिया ही सब कुछ है, आइडिया ही मूल तत्व है। तो ये इटर्नल है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। और ये वर्ल्ड कहाँ से तैयार हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये वर्ल्ड आ रहा है माइंड से। ये नेचुरल फेनोमेना से नहीं आ रहा है, ये जो नेचुरलिस्ट कहते हैं बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, ये माइंड से बन रहा है। ये इट इज द क्रिएशन थ्रू माइंड, माइंड के द्वारा रचा गया है। ओके, फिर हो गया द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, बहुत ही सुपेरियर है, ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड बहुत ही इन्फीरियर है, क्योंकि ये जो आइडिया का वर्ल्ड है, आइडिया का वर्ल्ड कभी नष्ट नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी फेडेड नहीं होगा, लेकिन ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है, ये वर्ल्ड नष्ट होने वाला है। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, मोबाइल के पीछे दौड़ रहे हैं, टीवी के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के पीछे, अरे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भाई क्रिकेट अब आ रहा है, 2 दिन के बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगा, लेकिन लाइफ आपका क्रिकेट आपको नहीं बनाएगा, लाइफ आपका बनाएगा आपका एसएसबी एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्जाम अच्छा हो गया तो आपका लाइफ सेट हो गया। ओके, तो यहाँ जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह है ये परमानेंट नहीं है, इस डिस्ट्रैक्शन को आपको साइड करना है, इस डिस्ट्रैक्शन से ही आपको बचना है। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है, बीएफ हो गए, जीएफ हो गए, इससे जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कभी भी एसएसबी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए जो सुपेरियोरिटी है, सुपेरियोरिटी मतलब आपके लिए सुपेरियोरिटी है एग्जाम क्रैक करना, यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपके लिए। अगर आपने अच्छे प्रिपेयर कर लिया, ये 60 दिन में अच्छे पढ़ लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है, 56 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। आप प्रिपेयर अच्छे से होंगे तो आप सिलेक्ट हो पाएंगे, चाहे आपके पास नेट हो ना हो कोई मतलब नहीं है। आप अगर आप प्रिपेयर अच्छे से हो रहे हो तो एग्जाम क्रैक कर पाओगे, आप भाइबा भी अच्छा कर पाओगे, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, दिस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द परफेक्ट आइडिया। उस आइडिया का वर्ल्ड का जो आइडियाज है उसका हम कॉपी कर रहे हैं। किसका कॉपी कर रहे हैं, उस आइडियाज़ का कॉपी करें। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, सपोज टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न किसी को आप परफेक्ट टेलीविज़न नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो जो टेलीविज़न निकल रहा है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। आज आप कितना हायर लेवल का आ गया, पहले तो डब्बा वाला आता था, 4 लोग पकड़ के लेते थे, अभी छोटा आ गया, अभी तो इतना स्लिम आ गया है, अभी एचडी आ गया है, अल्ट्रा एचडी आ गया है, और क्या क्या आने वाला है आपको कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रूव हो रहा है, परफेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन परफेक्ट अभी भी नहीं है। आप कह नहीं सकते परफेक्ट टीवी कहाँ होगा, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में होगा। परफेक्ट चीज़ें परफेक्ट दुनिया में होगा, परफेक्ट चीज़ें कभी भी इम्परफेक्ट दुनिया में नहीं होगा। अगर आप रियल आइडिया की बात करें, ये रियल आइडिया है, सपोज ये टेलीविज़न का रियल आइडिया है, अभी का टेलीविज़न इतना है या फिर इतना है या फिर इतना है या फिर इतना है, पूरे इतना नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टीवी जो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में है। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, इसीलिए वो बता रहे हैं क्या, वो बता रहे हैं परफेक्ट
आइडियाज़ का ये सब इम्परफेक्ट कॉपीज़ है, कुछ कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, परफेक्ट उसका जैसा नहीं है। अगर हो गया होता तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं करते, उससे ही एंड हो जाता, उससे ही समाप्त हो जाता हमारा और डिस्कवरीज नहीं होता। लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, मतलब परफेक्शन की तरफ हम दौड़ रहे हैं। इसको लेके फिर हिगेल आएंगे, हिगेल का थ्योरी भी हम देखेंगे, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो है। ओके, तो एपिस्टोमोलॉजी क्या कहते हैं, क्या है इसका ज्ञान तत्व? नॉलेज फॉर नॉलेज से, ये भी कोट आता है, ये भी अच्छे से आप जान लो। नॉलेज किसके लिए चाहिए? नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए। ओके, ज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। आप क्यों नॉलेज ले रहे हो? क्योंकि आपको अपनी नॉलेज एक्सपांड करना है, ताकि आप बेटर लेक्चर बन पाओ, बेटर नॉलेज अदर को दे पाओ। ओके, नॉलेज फॉर नॉलेज से, ये भी कोट बहुत बार आया हुआ है, इसको भी अच्छे से जान लो। ओके, ज्ञान को हमको जानना है, ज्ञान को जानने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, उस ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ते बढ़ते और भी बड़े बड़े ज्ञान को हमको एक्सपांड करना है, एक्सप्लोर करना है। ओके, तो नॉलेज फॉर नॉलेज से। फिर हो गया दूसरा पॉइंट, ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को आप देख नहीं सकते, नॉर सीन नॉर कैन बी एक्सपीरियंस। आप इस सेंसेस के द्वारा कभी भी ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया यहाँ का नहीं है, ये एक अलग ही वर्ल्ड है, ये ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है, जिसको हम कहते हैं इंद्रियातीत दुनिया। इंद्रियातीत दुनिया का मतलब है आप इसको केवल और केवल प्योर रीजन से जान पाओगे, तर्क के द्वारा जान पाओगे, रीजन्स के द्वारा जान पाओगे। वो काउत्व जो है, वो काउनेस जो है, वो टेबलनेस जो है, वो फ्लावरनेस जो है, परफेक्ट फ्लावर अब यहाँ नहीं पाओगे। परफेक्ट फ्लावर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में होगा। यहाँ पर जो भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, इम्परफेक्ट होगा ही होगा। ओके, तो इसीलिए वो कह रहे हैं आप वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को आंखों से नहीं देख सकते, स्वर्ग को आंखों से नहीं देख सकते। इंडियन कॉन्सेप्ट में आएंगे तो स्वर्ग को आप आंखों से देख नहीं सकते। हमने क्या किया है, दो वर्ल्ड का रचना किया है, एक हो गया ये अर्थ और एक हो गया स्वर्ग। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैन है, यहाँ पर मैन जो है वो मर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने मैन की कल्पना की है जो कि कभी नहीं मरेगा, वो है देवता या फिर देवी हम बोल रहे हैं, वो कभी नहीं मरते। ओके, यहाँ पर हम काऊ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कामधेनु की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये डाइकोटोमी के बारे में बता रहा है। यहाँ पर जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, इसको हम आंखों से देख नहीं सकते, इसको हम एक्सपीरियंस कर नहीं सकते। ये केवल और केवल क्या बता रहे हैं प्लेटो, ये रीजन्स के द्वारा, तर्क के द्वारा ही हम इसको जान पाएंगे। तो प्लेटो कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। प्लेटो क्या बता रहे हैं, 3 टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। और सबसे जो निचला क्रम का है वो है सेंस ऑर्गन के द्वारा। हम कुछ सेंस करके नॉलेज प्राप्त करते हैं, किसको देख लिया, किसको सुन लिया, किसका टेस्ट कर लिया, 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम नॉलेज पा रहे हैं वो भी तो नॉलेज है, लेकिन सबसे निचले स्तर का है, सबसे इंफीरियर लेवल का ये नॉलेज है, सबसे लो ग्रेड नॉलेज है। फिर दूसरा जो है ओपिनियन बेस्ड, कोई बड़े ज्ञानी हो गए, कोई व्यक्ति आपको कुछ बता रहे हैं, वो ओपिनियन है, ओपिनियन के आधार पे भी जो नॉलेज हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा लिमिटेशन है, हम कुछ चीज़ें नहीं जान पाते। लेकिन जो बड़े लेवल के लेक्चरर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या फिर बड़े लेवल के जो भी फिलोसोफर होते हैं या एजुकेशनलिस्ट होते हैं, वो जब आपको नॉलेज बताएंगे, वो भी नॉलेज को आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन वो भी हाईएस्ट नहीं होगा। कौन सा हाईएस्ट होगा, जो अपने थिंकिंग के द्वारा आप डेवलप करोगे, जो अपने तर्क के द्वारा, अपने रीजन्स के द्वारा जो आप नॉलेज निर्माण करोगे, वही सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज होगा। तो ये भी क्वेश्चंस आता है, प्लेटो के आधार पर हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज, रीजन्स बेस्ड नॉलेज ही सबसे बड़ा नॉलेज है, क्योंकि थिंकिंग के द्वारा ही आप वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो। बर्कले क्या कहते हैं और केंट क्या कहते हैं, माइंड इज द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज, माइंड से ही सारा नॉलेज निकलता है, ये सबका बेसिस है, मूल है। ओके, और केंट कहते हैं क्रिटिकल इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअलिज्म के फादर कहे जाते हैं केंट। ओके, बहुत ही तार्किक, उनका भी तर्क हम देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल इंटेलेक्ट ही नॉलेज के बेसिस है। तो ये हो गया एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। फिर देखते हैं एक्सियोलॉजी के बारे में आइडियलिस्ट क्या कहते हैं। ओके, प्लेटो के हिसाब से अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिस्ट हमेशा फोकस कहाँ पर करते हैं, सेल्फ रियल, खुद को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्मा को जानना, ऐसे करके हम बहुत ही नैरो डाउन हो जाते हैं।
सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है सेल्फ को रियलाइज करो। सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ को डिस्कवर करो, सेल्फ की पोटेंशियल को जानो, सेल्फ की वीकनेस को जानो, सेल्फ को बेहतर करने की कोशिश करो। यही वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन है। हम जब एजुकेशन के बहुत सारे डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एजुकेशन का डेफिनेशन जो शंकराचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एजुकेशन इज नथिंग बट द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। ओके, हु एम आई, उस प्रश्न को समाधान कर लेना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। आइडियलिस्ट ज्यादातर फोकस करेंगे सेल्फ के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। वो सारे फोकस करेंगे 3 इटर्नल वैल्यू जो है ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। एक्सियोलॉजी का जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस को ये रिलेट करता है। ट्रूथ, तो पहले जो ट्रूथ है, ट्रूथ क्या बताएगा? ट्रूथ बताएगा लॉजिक के बारे में बताएगा। लॉजिक, लॉजिक के द्वारा हम क्या करेंगे? लॉजिक के द्वारा हम कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये डिसाइड करेंगे। ओके, ब्यूटी में हम एस्थेटिक पढ़ेंगे। एस्थेटिक, एस्थेटिक और गुडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ये एथिक्स हो गया। एथिक्स, एथिक्स कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा एविल है और कौन सा वर्च्यू है, ये सारा कुछ हम एथिक्स में पढ़ते हैं। ओके, ये तीनों ब्रांचेस एक्सियोलॉजी में आते हैं। और ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस जो बता रही है, ट्रूथ क्या है, सही में ट्रूथ क्या है, सही में ब्यूटी क्या है, सही में गुडनेस क्या है, हमारा लाइफ का एम क्या, ये सारा कुछ आइडियलिज्म में आएगा। ओके, और उसके साथ साथ 4 गुड क्वालिटीज फॉर मोरल लाइफ, ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। 4 गुड क्वालिटीज के बारे में वो बताते हैं। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, नेट में आया हुआ है पर्टिकुलरली, इसको भी अच्छे से जान लो। सेल्फ कंट्रोल, ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल रहना। मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। पढ़ने आए थे डीबी सर को और शॉर्ट्स में मन लग गया, ओके, और आधा घंटे शॉर्ट्स देख लिया। अरे, उस आधे घंटे में आपका जीवन निर्माण हो सकता था, उस आधे घंटे में आपके करियर निर्माण हो सकता था, उस आधे घंटे में आप कुछ भी सीख सकते थे, लेकिन आपने टाइम को वेस्ट कर दिया। सेल्फ कंट्रोल, आप में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। वो बता रही है, कौन बता रहे? प्लेटो। फिर आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। आप मेहनत करते करते जाओ, अपने पास पेशेंस रखो, पेशेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप, तीसरा है विजडम, ज्ञान। ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, और लास्ट में हो गया जस्टिस। ये चारों हो गए, ये चारों हो गए मोरल लाइफ का 4 बेस्ट क्वालिटी जो कि प्लेटो बता रही है। ओके, फिर ये क्या बताते हैं? ये हाईएस्ट मोरालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, सबसे सर्वोच्च मोरालिटी। आइडियाज को ये ट्रूथ मानते हैं और उसको जानना ही सब कुछ जानने जैसा है, ये कहते हैं। ओके, आइडिया परफेक्ट है, आइडिया में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ऑल गुडनेसेस आर इन आइडियाज। आइडिया में ही सब गुडनेसेस है। सभी सत्य कहाँ है? आइडिया में है। सभी सुंदर कहाँ है? आइडिया में है। सत्यम शिवम सुंदरम कौन है? वो आइडिया ही है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, इसीलिए सत्य है। वो कभी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वो सुंदर है। और वो ही कल्याणकारी है, यानी कि उसको जान लेने के बाद आपको किसी चीज़ के लिए दुख करना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें नश्वर होती है, जो चीज़ें नष्ट होने वाली होती है, उनके ऊपर हम दुख करते हैं, क्योंकि वो हमसे बिछड़ जाता है, हमसे दूर चला जाता है, हमसे छूट जाता है, इसीलिए हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुख करते हैं। लेकिन जब पता चल जाएगा कि कोई ऐसा भी चीज़ है जो इटर्नल है, जो कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो हरदम रहेगा, चाहे हम उसको देखें, चाहे हम उसको इग्नोर कर दें, कुछ भी हो जाए, वही चीज़ हमेशा रहेगा। वो हो गया शिवम, वही कल्याणकारी है। ओके, रियल ब्यूटी इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। अगर सुंदरता ढूंढ रहे हो, यहाँ का सुंदरता क्या है भाई? आज दिख रहा है, कल ये नष्ट हो जाएगा। ओके, ये सुंदरता, आप जिसको आप सुंदरता बोल रहे, ये 18, 20, 23, 24, 25, 30 तक चलेगा, 35 तक चलेगा, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद वो सुंदरता नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। थिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर सुंदरता को ढूंढना है तो आप कहाँ ढूंढो? अपने अंदर ढूंढो, अपनी ज्ञान में ढूंढो, अपनी प्रिपरेशन में ढूंढो। अगर आपने अच्छे प्रिपेयर कर लिया, अच्छा जॉब ले लिया, तो वही सबसे बड़ी सुंदरता आपके लाइफ के लिए होगा। आपके लाइफ को कैसे डिफाइन किया जाएगा? आपके लाइफ को डिफाइन किया जाएगा, ये लेक्चरर है, ये वहाँ पर लेक्चरर है, ये आपका सबसे बड़ी वास्तव में सुंदरता होगी। तो सुंदरता को कहाँ ढूंढना है? सुंदरता को ढूंढना है अपने अंदर। ओके, सुंदरता को ढूंढना है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, माइंड में ढूंढना है,
नॉट इन दिस वर्ल्ड। ओके, फिर हो गया एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? आइडियलिज्म के हिसाब से सबसे बड़ा जो एम है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को अनुभव करना। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, एग्जाल्टेशन यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पर्सनैलिटी का डेवलप करना है, सेल्फ को विकसित करना है, वही वास्तव में एजुकेशन का एम है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, उसको भी आप जान लो। ये भी क्वेश्चंस आया है, एजुकेशन फॉर ऑल, किसी भी वर्ग को छोड़ देना नहीं है, सभी के लिए शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम खुद को रियलाइज कर पाएंगे, हम खुद को अनुभव कर पाएंगे, वर्ल्ड को सही मायने में जान पाएंगे। ओके, ये ज़्यादातर कहाँ पर इम्फासिस करते हैं? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल होने वाला है क्या? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना ही एजुकेशन का एम है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और रैशनल थिंकिंग डेवलपमेंट करने की बात भी आइडियलिज्म कहता है। और एक एम आइडियलिस्ट बताती है कि कंजर्वेशन एंड प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो कल्चर अभी है उसको कंजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उसको ट्रांजिट करना अगले जनरेशन के लिए, ये भी आइडियलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन है। फिर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को कल्टीवेट करना विद इन इंडिविजुअल, वो भी एक एम है। फिर ये भी एक क्वेश्चंस आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो बहुत है लेकिन उसमें भी यूनिटी होता है, आइडियाज़ वो यूनिटी है। अगर आप देखो तो काऊ, बहुत सारे काऊ है। ओके, ब्लैक काऊ हो गए, रेड काऊ हो गए, ग्रीन काऊ हो गए। ओके, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, प्लेसेस के आधार पे बहुत सारे गाय है। ये हम क्या कह रहे हैं, हरियाणा की गाय है, वेस्ट बंगाल की गाय है, उड़ीसा की गाय है, बिहार की गाय है। हम बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन उस डाइवर्सिटीज़ में भी एक यूनिटी छुपा हुआ है, जो कि है क्या? जो कि है काउनेस, द आइडिया ऑफ काउ, आइडिया ऑफ काउ, कॉन्सेप्ट ऑफ काउ, ये ही सबसे बड़ी यूनिटी है जो सारे काउ को एक सूत्र में बांध रहा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? बताएंगे आइडियलिज्म। और जब हमको पता चल जाता है कि सब में एक यूनिटी है, सब कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वही थिंकिंग बच्चों में डेवलप करना एजुकेशन का काम है। ओके, फिर हो गया कल्टीवेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इसको भी डेवलप करना एजुकेशन का काम है। कोरिकुलम के बारे में ये क्या बताते हैं? क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन एक एम के हिसाब से लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, इसीलिए वो क्या करेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वो सब्जेक्ट चूज करेंगे, मोरल डेवलपमेंट के लिए वो सब्जेक्ट चूज करेंगे। ओके, फिर देखो एक्सजाल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ये बताता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ये बताता है। इसीलिए सभी आयाम को, सभी दिगों को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट चूज किया जाएगा। ओके, वो भी फिजिकल हो गया, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मोरल, स्पिरिचुअल, सभी एस्पेक्ट को टच करने की ये कोशिश करेंगे। इसीलिए उनका कोरिकुलम का सेंटर भी हर तरफ होगा। ओके, तो प्लेटो क्या बताते हैं? प्लेटो 3 लेवल का एजुकेशन बताते हैं। पहले तो वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, पहले वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बुद्धि की विकास के लिए वो कहते हैं लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़ना चाहिए। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वो कहते हैं थियोलॉजी को पढ़ना चाहिए। थियोलॉजी हमने डिस्कस किया है, मेटाफिजिक्स का एक ब्रांच है। कमेंट में इसको बताए कि क्या है थियोलॉजी, व्हाट इज द स्टडी ऑफ थियोलॉजी मीन्स फॉर। ओके, फिर ये बताते हैं एथिक्स पढ़ना है, किसके लिए? मोरल डेवलपमेंट के लिए। फिर म्यूजिक एंड आर्ट्स पढ़ना है एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए। ये विभिन्न लेवल में बता रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बता रहे हैं, अलग अलग कोरिकुलम बता रहे हैं। ओके, हर्बर्ट है जो वन ऑफ द प्रोपाउंडर ऑफ आइडियलिस्ट है, वो बताते हैं लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूजिक, इनको ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में देना चाहिए, उसके बाद ही बाकी सब जो मैथमेटिक्स हो गए, साइंस हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ये सब्जेक्ट बाद में सेकंड प्लेस देना चाहिए, बता रहे हैं हॉर्बर्ट। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होने वाला है? मेथड ऑफ टीचिंग को लेकर बटलर ने क्या कहा है? आइडियलिस्ट कंसीडर देमसेल्फ एज द क्रिएटर एंड डिटर्मिनर ऑफ मेथड्स, मेथड्स का निर्माण करने वाले वो खुद है। जैसे कि आप देख सकते हो सोक्रेट्स क्या दे रहे हैं,
डायलेक्टिकल मेथड या फिर क्वेश्चंस आंसर मेथड। जब तक प्रश्न पूछते पूछते राइट आंसर तक नहीं पहुंच जाते वो प्रश्न पूछते ही रहेंगे। डायलेक्टिकल मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। प्लेटो क्या कह रहे हैं, ये डिस्कशन मेथड दे रहे हैं, लेक्चर मेथड के बारे में ये कह रहे हैं। अरिस्टोटल बता रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में +3 में या फिर पढ़ के आए हो, ये हो गया अरिस्टोटल का। ओके, डेकार्ड्स कहते हैं, डेकार्ड सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने के लिए बोलते हैं। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझो फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझो। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाले डेकार्ड्स। ओके, फ्रोबेल क्या कहते हैं, फ्रोबेल कहते हैं प्लेवे मेथड, पेस्टोलॉजी कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, और हॉर्वर्ड कहते हैं इंस्ट्रक्शंस मेथड। ओके, इंस्ट्रक्शंस मेथड भी बहुत बार क्वेश्चंस में आया है। ओके, फिर टीचर के बारे में क्या बताते हैं, फ्रोबेल कहते हैं स्कूल एक गार्डन है, फिर स्टूडेंट छोटा पेड़ है, छोटा पौधा है, टिंडर प्लांट है। ओके, और टीचर उसका गार्डनर है, उसको नर्चर करना है, उस छोटे प्लांट को अच्छे से नर्चर करना है। ओके, टीचर को ये सबसे बड़ी पोजीशन देते हैं, टॉप पोजीशन देते हैं, उनको तो नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट है। टीचर एक स्पिरिचुअल सिंबल है राइट कंडक्ट के लिए। टीचर परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसको देख के बच्चे सीखेंगे, उसके कंडक्ट को देख के बच्चे सीखेंगे। टीचर एक आइडियल पर्सन होना चाहिए। टीचर बच्चों के लिए गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर होना चाहिए, ये कहना है आइडियलिस्ट का। ओके, फिर स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट आइडियलिस्ट के हिसाब से ये क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस टीचर को देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट को ये लेस इंपॉर्टेंस देते हैं और ये आगे चल के इनके लिए क्या होगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ये बिलीव करते हैं कि सारे मैन के पास सोल है और उसके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और एजुकेशन का काम है उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को बाहर निकालना। ओके, स्टूडेंट ओबे हिज टीचर्स, शिष्य क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर्स जो कहेंगे, जैसा कहेंगे उसको मानेंगे। ही शुड मेंटेन डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन बनाया गया है उस डिसिप्लिन को स्टूडेंट मानेंगे। तो कौन सा डिसिप्लिन की बात किया जा रहा है यहाँ पर, थॉमस और लैंग का ये फेमस कोट है, ये कोट भी अच्छे से आप याद कर लो। फ्रीडम इज द ओनली क्राई ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कौन से डिमांड करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन आइडियलिस्ट कौन से डिमांड करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। फ्रीडम इज द ओनली क्राई ऑफ नेचुरलिज्म व्हाइल डिसिप्लिन इज दैट ऑफ आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट जैसे डिसिप्लिन की बात करते हैं, नेचुरलिज्म फ्रीडम की बात करते हैं, तो आइडियलिस्ट मतलब डिसिप्लिन। कैसा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है इनका डिसिप्लिन। इम्पोर्टेंस टू इम्प्रेसियोनिस्टिक डिसिप्लिन, इनका डिसिप्लिन को कहा जाता है इम्प्रेसियोनिस्टिक डिसिप्लिन और इंटरनल डिसिप्लिन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत ही कठोर डिसिप्लिन यहाँ पर रहता है, फ्रीडम बहुत ही कम रहता है, मार्जिनल रहता है, बहुत ही लो लेवल का फ्रीडम यहाँ पर है। ओके, तो स्कूल के बारे में ये क्या कहते हैं, स्कूल हो गया जहाँ पर हम कैरेक्टर को सेव कर सकते हैं, चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आइडियलिस्ट थिंक दैट विदाउट स्कूल डेवलपमेंट कैन नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता जब तक स्कूल में आप नहीं आओगे, जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओके, तो आइडियलिज्म का बहुत सारे फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स में भी क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं और फॉर्म्स के चलते हम बहुत सारे आइडियलिस्ट को भी जानेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत जान जाएंगे ताकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स में इसका भी अच्छे से हमको याद रहे। ओके, पहले जो फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म है वो है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म देते हैं बर्कले और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड। सिर्फ और सिर्फ माइंड ही सब कुछ है, इट इज़ द ओनली एग्जिस्टेंस। ओके, इट इज़ द ओनली एग्जिस्टेंस, ये कहते हैं माइंड ही सब कुछ है। अपीयरेंस ऑफ मैटर इज ड्यू टू माइंड, माइंड के लिए ही हम जो कुछ भी देख रहे हैं हम माइंड के थ्रू ही देखते हैं, तो माइंड ही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, बड़ा एग्जिस्टेंस है या फिर अल्टीमेट रियलिटी है। ओके, सेम थिंग कैन बी सीन डिफरेंट बाय डिफरेंट पीपुल ड्यू टू माइंड। एक ही चीज़ को हम अलग अलग देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड में प्री एज्यूम कॉन्सेप्ट बहुत सारे भरे हुए हैं, तो हमारे माइंड ही सब कुछ बताता है। यानी कि माइंड के द्वारा, एक ही माइंड नहीं है, हमारे पास अलग अलग माइंड है। मैं जो मेरे माइंड के आधार पर देख पाऊंगा, आप आपके माइंड पे अलग कुछ देख पाओगे। अगर ये एसएसबी के आधार पे समझेंगे तो आप देखो माइंड कैसे काम कर रहा है।
कोई बच्चा कह रहा है कि ये मेरे लिए अंतिम परीक्षा है, इसमें मुझे किसी भी हालत में, चाहे मैं खाना छोड़ दूँगा, चाहे मैं पीना छोड़ दूँगा, लेकिन मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, मुझे प्रिपरेशन पर लग जाना ही लग जाना है। मेरा फ़ेवरेट था क्या? क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट मुझे आज से देखना नहीं है, मुझे पढ़ाई पर लग जाना है। मेरा फ़ेवरेट वो सीरियल था, लेकिन 2 महीने के लिए मुझे सीरियल बंद, मुझे अभी पढ़ना है। ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं सीरियल भी देख लेते, क्रिकेट भी देख लेते, उसके साथ-साथ पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे। देखो वही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है, अलग-अलग माइंड अलग-अलग लेवल से सोच पाएगा। कुछ-कुछ ऐसे कहेंगे अरे मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, मेरा बहुत अनुभव है, मैं जस्ट ऐसा कर दूँगा और पास हो जाऊँगा। ऐसे भी बंदे होंगे, एक ही एग्ज़ाम है, अलग-अलग माइंड अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्टिव आइडियलिज़्म क्या कहता है? सब्जेक्टिविटी के बारे में बताता है। ओके, सब्जेक्टिविटी यानी कि अलग-अलग बंदे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, दृश्यते अनेन हो जाएगा, अनेक प्रकार की दर्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेचर हैज़ नो एग्जिस्टेंस एज इट इज़ द ओनली प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या बता रहा है? माइंड ही सब कुछ सत्य है, लेकिन ये जो दुनिया आप देख रहे हो ये सिर्फ क्या है? एक माइंड का एक रिफ्लेक्शंस है, एक माइंड का रिफ्लेक्शंस है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये जो एग्जिस्टेंस हो रहा है ये वास्तव में रियल नहीं है, जो कि आगे चल के हम शंकराचार्य को भी पढ़ेंगे। जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। माइंड ही सत्य है, ये दुनिया का एग्जिस्टेंस सत्य नहीं है, ये बता रहे। नेचर हैज नो एग्जिस्टेंस, ये बता रहे हैं बर्कले। ओके, तो बर्कले ने कौन कौन से फेमस बुक्स लिखे हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। बर्कले ने जो फेमस बुक्स लिखे है वो है कॉमन प्लेस बुक। ओके, कॉमन प्लेस बुक, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, थ्री डायलॉग एंड न्यू थ्योरी ऑफ विजन। ओके, ये दोनों बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको भी आप पढ़ के अच्छे से जाओ। ओके, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या है? ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो दे रहे हैं वो प्लेटो दे रहे हैं, इसका और एक नाम है मोरालिस्टिक आइडियलिज्म। मोरालिस्टिक आइडियलिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि देयर इज़ नो गॉड विदाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड के बिना गॉड नहीं है और गॉड के बिना कोई भी वर्ल्ड नहीं है। ओके, इट मीन्स गॉड इज रियल, ही इज ऑलवेज रिमेन रियल। भगवान ही सत्य है और वो हमेशा सत्य ही रहेंगे, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। वेदर यू थिंक गॉड इज एग्जिस्ट और यू डू नॉट थिंक गॉड इज एग्जिस्ट, इट डजंट मैटर, बट स्टिल गॉड इज रियल एंड गॉड इज एग्जिस्ट। ये कहना है किसका? ये प्लेटो का कहना। इसीलिए ये हो गया मोरालिस्टिक आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं, आप कुछ अलग मानो और कोई बंदा अलग माने और कोई बंदा अलग माने, सभी व्यक्ति अलग अलग मानने के बावजूद भी गॉड क्या है? गॉड एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ऑब्जेक्टिव है, वो रियल है, वो हमेशा रियल ही रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, यहाँ पर सब्जेक्टिव हो गया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ओके, इनका जो फेमस बुक है ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है, अच्छे से आप जान लो। रिपब्लिक, जितने भी सारे बुक्स है ये तो फिलोसॉफिकल बुक है। डायलॉग हो गया, लॉज हो गया, एलिगोरी ऑफ कीव हो गया, थ्योरीज ऑफ आइडियाज़ हो गया, ये सारे फिलोसॉफिकल बुक है। लेकिन रिपब्लिक हो गया, ये हो गया एजुकेशनल बुक, ये क्वेश्चंस में आया है, इसको भी अच्छे से जान लो। ओके, रिपब्लिक हो गया एजुकेशनल बुक। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म दे रहे हैं हिगेल। हिगेल क्या बता रहे हैं? जो भी चीज़ें हैं वो सारे की सारे कहाँ पर जा रहा है? एब्सोल्यूट की तरफ जा रहा है। अगर आप हिगेल को आप पढ़ोगे, हिगेल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर, ग्रेटेस्ट आइडियलिस्ट ऑफ द जर्मनी। ओके, जर्मनी देश का अगर जितने भी आइडियलिस्ट हुए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका हुआ है? हिगेल का। ओके, तो हिगेल के बारे में क्या कहा जाता है? हिगेल का फिलोसॉफी इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ऑफिशियल फिलोसॉफी है यूरोप का, यूरोप का एंटायर यूरोप का ये ऑफिशियल फिलोसॉफी है, इतना इम्पोर्टेंट है हिगेल की है। तो हिगेल क्या बता रहे हैं? अगर हिगेल की हम थ्योरी को आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? आप देखो, पहले कंप्यूटर नहीं था, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था। ओके, जो कि एक घर में फिक्स्ड हुआ रहता था, चिपका हुआ रहता था, आप कहीं पर ले नहीं सकते। धीरे धीरे छोटा कंप्यूटर आया, अभी लैपटॉप आ गया है, अभी और हाई क्वालिटी का आ रहा है। अभी तो ऐसे भी डिमांड कर रहे हैं कि आप क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है, सबसे दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो बोल रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर। तो ये क्या हो रहा है?
यहाँ पर जो जा रहा है ये परफेक्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि जो पहले था वो इम्परफेक्ट था, फिर थोड़ा परफेक्शन आया, फिर थोड़ा परफेक्शन आया, फिर थोड़ा परफेक्शन आया। तो सारी चीज़ें किस तरफ दौड़ रही है? परफेक्ट की तरफ दौड़ रही है। अब कुछ भी देख लो, पहले देखो मोबाइल नहीं था, फिर मोबाइल डिस्कवर हुआ, मोबाइल से फिर 2G आया, 2G से 3G आया, 3G से 4G, 4G से 5G, ऐसे करके हम हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब कुछ भी चीज़ आप देखो, अगर आप छोटे से छोटे चीज़ भी देखो, सपोज आप स्टूल ले लो, स्टूल पहले क्या हुआ होगा? पत्थर जैसा स्टूल हुआ होगा, इसको आप ले नहीं पाओगे, फिर लेने के लिए फिर लकड़ी का कोई बनाया होगा, लकड़ी का बनाने के बाद देखे हुए होंगे कि ये भी बड़ा हो रहा है, वजन हो रहा है, इसीलिए उसका लेग दिया हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही कठोर है, इसीलिए इसमें गद्दी का सिस्टम किया हुआ होगा। फिर देख रहे हैं पीठ दर्द कर रहा है, इसीलिए ऐसे करके दिया हुआ होगा। फिर हाथ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर हाथ हो गया होगा। ऐसे करके ये कौन सी तरफ जा रहा है? ये परफेक्ट की तरफ जा रहा है। ओके, अभी जो गद्दी आ गई है, अभी जो चेयर आ गया है, पहले का चेयर अलग था, अभी का चेयर और बेटर है और क्वालिटी वाला है। ओके, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो टाइम के ऊपर, वो सारी चीज़ खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो सारी चीज़ किसके तरफ जा रहे हैं? परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं सारे के सारे चीज़ हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं, एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ये कहते हैं सेल्फ इज एब्सोल्यूट रियलिटी। संसार में सबसे बड़ा रियलिटी है सेल्फ, सबसे बड़ा रियलिटी है आत्मा। ओके ओके, ये हो गया हिगेल का सबसे बड़ा फेमस कोट। रियल ही रैशनल है और रैशनल ही रियल है। ओके, तो रियल क्या है? सेल्फ इज द अल्टीमेट रियलिटी। सेल्फ ही रैशनल है, रैशनल ही सेल्फ है, सब कुछ सेल्फ ही है, आत्मा ही परम सत्य है, ये इनका मानना है। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड इज गवर्न बाय एब्सोल्यूट लॉ। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में वो कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? ये जो फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो, ये कुछ एब्सोल्यूट लॉज के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। ये जो प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड को देख रहे हो, ये तीन चीज़ों में हो रही है। एक है थीसिस, एक है एंटीथीसिस, एक है सिंथेसिस। कुछ चीज़ें रहती है, उसका कुछ ऑपोजिट निकलता है, और ऑपोजिट निकलने से कुछ नया चीज़ें डिस्कवर होता है। जैसे कि थीसिस को वो बताते हैं, हिगेल बताएंगे ये जो वर्ल्ड में चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस दिखने का कारण हिगेल का ये ट्रायड है, इनको कहा जाता है हिगेल का ट्रायड ऑफ हिगेल, यानी कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। थीसिस में क्या हो रहा है? थीसिस में कुछ चीज़ें ऑलरेडी है जो कि वो बताते हैं, वो है एब्सोल्यूट आइडिया, या फिर सिंपल आप कहें जो आइडिया है वो प्री एग्जिस्टिंग है, ये थीसिस है। लेकिन उसका कुछ कुछ विपरीत आएंगे जो कि एंटीथीसिस है। विपरीत वो बताते हैं नेचर। नेचर क्या करेगा? आइडिया को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि हम जो देख रहे हैं वही रियल है, आप क्यों आइडिया को रियल रियल बोल रहे हो? आइडिया को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन नेचर रियल है, ये बताएगा। इसके अगेंस्ट में ये रहेगा, और इसके अगेंस्ट में ये रहेगा, इसके अगेंस्ट में ये रहेगा। और ये दोनों के जो थीसिस एंटीथीसिस होगा, इनका जो कोलिजन होगा, कोलिजन में और एक नया चीज आएगा, वो है सिंथेसिस। तो हिगेल के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको वो नाम देते हैं क्या? एब्सोल्यूट स्पिरिट। ओके, एब्सोल्यूट स्पिरिट। तो आइडिया हो गया थीसिस, नेचर हो गया एंटीथीसिस, एंड एब्सोल्यूट स्पिरिट हो गया सिंथेसिस। तो उनका फेमस बुक क्या है? 3 बुक सबसे फेमस है, सबसे फेमस फिलोसॉफी का ये सबसे धमाकेदार बुक है, सबसे फेमस बुक है। ओके, इनको भी अच्छे से आपको जानना है। 3 बुक के बारे में बात करता है, वन ऑफ द फेमस बुक। ये तीनों फिलोसॉफी का सबसे बड़ा बुक कहा जाता है, क्योंकि आप मान के चलो कि इन एंटायर यूरोप का अगर ये ऑफिशियल फिलोसॉफी है तो इनका बुक का कितना बड़ा नाम होगा। ओके, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये जो बुक है ना, ये एंटायर फिलोसॉफी का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ओके, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऐसे बता सकते हो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी है, फेनोमेनोलॉजिकल ऑफ माइंड। फिर हो गया लॉजिक और फिलोसॉफी ऑफ राइट। ये तीनों बुक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस। ओके, फिर हो गया फेनोमेनल आइडियलिज्म। कौन दिए है? इमानुएल कैंट ने दिए है। ओके, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, मुझे पता है बहुत ही लंबा हो रहा है, आपका पेशेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन भाई आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इतना इतना लंबा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स के कंपाइलेशन है। मैंने जो लाइफ में पढ़ा है, मैंने जो एक्वायर किया है, जिस विजडम को टच किया है, उसी के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अदर यूट्यूबर जैसे
करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइड बना लेते हैं और कहते हैं मैंने कोर्स कवर कर लिया। अरे कोर्स कवर तो कर लिया, लेकिन क्या होगा जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, इधर उधर का क्वेश्चंस आएगा तो कुछ भी आंसर दे नहीं पाते हो और सब कुछ भूल करके आते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ऐसे आइडियाज़ को लो, ऐसे बुक्स पढ़ो, ऐसे यूट्यूबर को देखो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे भी यूट्यूबर हैं जो कि आपको अच्छे ज्ञान देते हैं। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर से पढ़ा है, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है सारे के सारे मैंने डिस्टेंस में ही कवर किए हैं, इग्नो में कवर किए हैं, बुक्स पढ़ के कवर किए हैं, यूट्यूब देख के कवर किए हैं। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसीलिए अच्छे यूट्यूबर को पढ़ो, अच्छे बुक्स को पढ़ो। ओके, तो ये हो गया फेनोमिनल आइडियलिज्म। फेनोमिनल आइडियलिज्म क्या है, ये दिया है इमानुएल कैंट ने। इनको कहा जाता है लॉजिकल इंटेलेक्चुअलिज्म का फादर है। ये कॉन्सेप्ट देते हैं नोमेना का। नोमेना का मतलब क्या है, ये है थिंग्स इन देमसेल्फ, वो शाश्वत चीजें जो कि इस दुनिया का अल्टीमेट रियलिटी है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये दुनिया बहुत ही लिमिटेड है और इस लिमिटेड दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारे हमारे सेंस के द्वारा देख रहे हैं, और ये सेंस जो हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है ये भी लिमिटेड है, क्योंकि आप लिमिटेड दुनिया में हो। लिमिटेड दुनिया में कितना भी बड़ा बंदा हो उसका लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा। आप अपने आँखों को कितना भी ज़्यादा पावर दे दो, कितना हाई लेवल का लेंसेस लगा लो, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा। आप इतने दूर का नहीं देख सकते, आप इतने छोटे चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि सेंसोरी लिमिटेशन हरदम रहता है। इसीलिए वो क्या कहेंगे, सेंसोरी लिमिटेशन के हिसाब से वो बताएंगे कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो नोमिना है, उनको हम सेंसोरी परसेप्शन से कभी भी जान नहीं सकते। इट कैन नॉट बी नोन। अगर हम सिंपल भाषा में कहेंगे तो भगवान को कोई जान ही नहीं सकते। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी ट्रिक लगा ले, कोई कितना भी धर्म पढ़ ले, कोई कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कोई कितना भी मेडिटेशन कर ले, उस नोमिना को जान नहीं पाओगे, उस भगवान को जान नहीं पाओगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड है और आप लिमिटेड हो। आपके सेंसेस लिमिटेड है, आपके थिंकिंग लिमिटेड है। लिमिटेड के द्वारा अनलिमिटेड को कभी भी जाना नहीं जा सकता। फाइनाइट कैन नॉट बी डिफाइन इनफाइनाइट। फाइनाइट के द्वारा इनफाइनाइट को कभी भी जाना नहीं जा सकता। ये कहना है इमानुएल कैंट का। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है, ये भी जर्मन थिंकर है। ओके, इनका एक फेमस बुक है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये बहुत ही फेमस है। मेरे जो इंटरव्यू हुआ था ओपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये बुक के बारे में क्वेश्चंस किया गया था। क्या आपको पता है व्हाट इज द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन? ये हो गया किसका बुक? ये हो गया इमानुएल कैंट का बुक। वन ऑफ द फेमस बुक है। ओके, फिर हो गया डुअलिस्टिक आइडियलिज्म। डुअलिस्टिक आइडियलिज्म क्या बताता है? डुअलिस्टिक आइडियलिज्म डुअलिस्टिक नेचर ऑफ आइडियलिज्म को बताता है। ये दिए है रेने डेकार्ट। ये डेकार्ट वो बंदा है जो बंदा कहेगा कोगिटो ऑर्गो सम। इसको भी आप अच्छे से जान लो, कोगिटो एर्गो सम। ओके, एर्गो सम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच पाता हूँ इसीलिए मैं हूँ। मैं हूँ क्योंकि मैं सोच पाता हूँ। मैं सोच पाता हूँ क्योंकि मैं हूँ। इसका मतलब है आई एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट। ये जो मेथड देते हैं रेने डेकार्ट, क्या करते हैं? ये मेथड ऑफ डाउट को अपनाते हैं। डाउट के मेथड के द्वारा उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बहुत सारी रिसर्चेस कर लेते हैं डाउट के मेथड पे, लास्ट में कहते हैं मैं अपने आप पर डाउट कर ही नहीं सकता। जो डाउट कर रहा है उसके ऊपर वो डाउट कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो कहते हैं कोगिटो और गुस्सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपके लिए भी लागू हो सकता है। एसएसबी जो प्रिपेयर हो रहे हैं, यू थिंक यू कैन, यू थिंक यू कैन। आप पढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो, यानी कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता डेवलप कर रहे हो। एक दिन आएगा आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इसीलिए इनका मेथड को कहा जा रहा है मेटाफिजिकल डाउट मेथड। ये क्या करेंगे? डाउट मेथड के द्वारा ही उस अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्यों इसको डुअलिस्टिक नेचर कहा जा रहा है? डुअलिस्टिक नेचर कहा जा रहा है क्योंकि ये दो रियलिटीज़ की बात करेंगे। क्या है? वो हो गया चित, एक हो गया अचित, जिसको वो नाम देते हैं रेस कोगिटांस और रेस एक्सटेंसा। चित का मतलब हो गया स्पिरिचुअल सब्सटेंस और मेंटल सब्सटेंस,
और मैटर का मतलब हो गया फिजिकल सब्सटेंस। दो ही सब्सटेंसेस संसार में है, एक हो गया स्पिरिचुअल सब्सटेंस, एक हो गया फिजिकल सब्सटेंस। ये दोनों सब्सटेंस को लेकर ही ये दुनिया बनी है, यानी कि डुअलिस्टिक नेचर हो गया। ये कोगिटो अर्गो सम को भी याद करना है, डुअलिस्टिक नेचर को भी याद करना है। तो इन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं? ए प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का प्रिंसिपल, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, ऑन डिस्कर्स ऑन मेथड ऑफ राइट कंडक्ट एंड द रीजन एंड द सीकिंग ट्रूथ इन द साइंस। ये एक बुक है, बहुत ही बड़ा बुक है। ओके, 1 2 3 ये तीनों बुक को आपको याद करना है। फिर लास्ट में हो गया प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म। प्लूरलिस्टिक से पता चल रहा है कि मैनीनेस के बारे में ये कहेगा, मैनीनेस के बारे में बताएंगे। ओके, मैनीनेस के बारे में बताएंगे। तो मैनीनेस ये किसने दिया है? ये दिया है लिबनीज ने दिया है। ओके, लिबनीज ये कॉन्सेप्ट देंगे मोनार्ड्स की। मोनार्ड्स क्या है? ये है अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रियलिटी। रियलिटी किससे बना है? मोनार्ड्स से बना है। एक मोनार्ड्स नहीं है, बहुत सारी मोनार्ड्स है। और मोनार्ड्स क्या है? ये इनविजिबल है, इमैटेरियल है, मेंटल सब्सटेंस है। कोई भी मटेरियल चीज़ों से ये बना नहीं है, ये मेंटल चीज़ें है। ओके, ये स्पिरिचुअल चीज़ें है। दे आर द फाइब्रिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जिससे बना है वही तो मोनाड है, और बहुत सारी मोनाड है। ये मोनेड से ही सब्सटेंस बन रहे हैं, रियलिटी बन रहा है। ओके, तो इसीलिए वो बता रहे हैं प्लूरलिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं कौन? लीबनिज करते हैं। ओके, तो मैनीनेस से आप याद करना है प्लूरलिज्म, और प्लूरलिज्म से याद करना है मोनार्ड्स, और मोनार्ड्स से याद करना है लीबनिज को। तो लीबनिज का जो फेमस बुक है मोनाडोलॉजी। ओके, मोनाडोलॉजी, थियोडिसी और न्यू एसेस ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड ग्रेस, ये हो गया लिबनिज। लास्ट में आएगा क्रिटिसिज्म। इनका क्या क्रिटिसिज्म है, क्या लूप होल है जो कि समाज ने, जो कि अदर फिलोसोफर ने क्रिटिसाइज किया। अगर आप आइडियलिज्म को देखेंगे तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। अभी हमने पढ़ा, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही वैग्वी डॉक्ट्रिन्स है। एक बंदा अलग बताएगा, एक अलग बंदा बताएगा, अलग अलग बंदे अलग अलग बताते हैं। ओके, बहुत ही वैग्यू है, कन्फ्यूजन करने वाले कॉन्सेप्ट्स है। ओके, मोर इम्पोर्टेंस टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये इतना इम्पोर्टेंट दे देते हैं कि ये किसको नेगलेक्ट करते हैं? मटेरियल वर्ल्ड को नेगलेक्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड को ये नेगलेक्ट करते हैं। इसके चलते आएगा क्या? रियलिज्म आएगा, इसके चलते आएगा नेचुरलिज्म आएगा। ये कहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं? टीचर को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और किसको नेगलेक्ट करते हैं? स्टूडेंट को नेगलेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी को नेगलेक्ट करते हैं। अभी जो आधुनिक आप देख रहे हैं, आधुनिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, वहाँ पर ज़्यादा अटेंशन हम किसको देते हैं? स्टूडेंट को देते हैं। स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन, टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, ये जो कॉन्सेप्ट क्या है? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो मोर इम्पोर्टेंस टू हायर थिंकिंग, हायर थिंकिंग के ऊपर ये ज़्यादा बल देते हैं, रीजनिंग के ऊपर ये ज़्यादा बल देती है। तो जो हायर थिंकिंग कर पाएगा वही आइडियलिज्म को समझ पाएगा। जो हायर थिंकिंग नहीं कर पाते, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनको थिंक करना, उनको आइडियलिज्म को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, इट सपोर्ट रूड लर्निंग। भाई रूड लर्निंग को ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से समझ लो। थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस, थ्योरी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि थ्योरी होगा, रेडीमेड चीज़ें होगा, क्रैमिंग करने के बाद, ये लर्न करने के बाद ये अपने आप काम करेगा। इसीलिए वो किसको फोकस करेंगे? ये रूड लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन रूड लर्निंग ज़्यादातर काम आता नहीं है, कुछ स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन मॉडर्न ज़माने में रूड लर्निंग काम ज़्यादा नहीं आता है। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ लर्निंग, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग हम कहते हैं। ओके, तो ये था आइडियलिज्म। फिर उसके बाद हम देखेंगे रियलिज्म के ऊपर। रियलिज्म क्या है? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम रियलिज्म देखेंगे। रियलिज्म के बाद हम प्रैग्मेटिज्म देखेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी देखेंगे। मैं तो चाहता था एक ही वीडियो में सारा कुछ दे दूं, क्योंकि एक वीडियो में देने से 5 घंटे 6 घंटे भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फेथ है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम 1 घंटा क्या 2 घंटा भी दे सकते हैं, और हम जब स्कीप कर करके पढ़ेंगे 5 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट में छोटा छोटा PDF कर लिया, हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे करके पढ़ने से क्या होगा? माइंड में कन्फ्यूजन ही होगा। इसीलिए चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, वीडियो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेस टाइम। ओके, कम टाइम में जानने के बजाय आप क्लैरिटी में फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में फोकस करेंगे, तो आप बेटर अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।